नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए फरवरी के 4th वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अवार्ड से रिलेटेड हो या कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी और इम्पॉर्टेंट डेज। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि इसी वीडियो में आपका पूरे वीक का 4th वीक का फरवरी का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन अंदर मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहली हेडलाइन मैंने लगा रखी है कि एक नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम मिलन 2024 है। ये ऑर्गेनाइज कराई गई, कहाँ कराई गई? भारत में कराई गई। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये। और अभी तक की भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करेंगे, कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिसेंटली में जारी हुआ, इसमें भारत की रैंक क्या रही, टॉप पर कौन सा देश रहा और लास्ट पर कौन देश रहा, इसकी बात करेंगे। और 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली में नॉमिनेशन हुआ है, मतलब 2 लोगों का नाम नॉमिनेट किया गया है, उन दोनों को ये अवार्ड दिया जाएगा। और वो दोनों कौन है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बात करेंगे। और साथ साथ जापान ने ना अभी रिसेंटली में अपनी जो 3rd पोजीशन है इकोनॉमी में, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, उसने लूज़ कर दी है एक पोजीशन। तो कौन उसकी पोजीशन पर आ गया है? जापान तो 3रे रैंक पर था, मतलब वो 3रे पर आ गया। तो जापान कौन से रैंक पर पहुंच गया? 5वें 6ठे पर तो नहीं पहुंच गया। और पहले दूसरे रैंक पर कौन है इकोनॉमी में, बात करेंगे। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने गया, क्या इसकी थीम रखी गई थी, क्यों ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है, सभी बात करेंगे। और इसरो ने अभी रिसेंटली में अपने एक लॉन्चर है, एक रॉकेट है, इसका नाम चेंज करके नॉटी बॉय से डिसिप्लिन बॉय कर दिया है। अब क्यों किया है, नॉटी बॉय क्यों किया था और अब डिसिप्लिन बॉय क्यों कर दिया, इसकी बात करेंगे। और साथ साथ लास्ट में हम इंटरनेशनल और नेशनल जो भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे उनकी बात हम करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मिलन 2024 नामक एक्सरसाइज जो कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? फरवरी में ऑर्गेनाइज हुई है। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया भारत के आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है वहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में मिलन 2024 ऑर्गेनाइज हुई। इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो इंक्लूडेड इंडिया, इसमें 51 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इसे 19 फरवरी को स्टार्ट किया गया और 29 फरवरी तक ये चलेगी। 12वें नंबर का ये इसका एडिशन है, मतलब 12वीं बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें सभी देश ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जापान है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, इटली, जर्मनी, बहुत बड़े बड़े देश, 51 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और भारत के द्वारा इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड ये जो एक्सरसाइज है वो पहली बार हुई है। भारत इसे पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये ये जो संस्था है ये चौथाई साल, मतलब 4 महीने में इसको जारी करती है। कभी कभी इसका टाइम पीरियड डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ये 4 महीने के अंदर करती है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 85 बताई गई है। बताया गया है कि जो भारत का पासपोर्ट है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप 62 कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। और यही पहली पोजीशन पर कौन रहा इसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भारत की लास्ट टाइम इन्होंने रैंकिंग जारी की थी जुलाई 2023 में। मैंने बताया ना, वैसे तो 4 महीने में ये जारी कर देते हैं, लेकिन
कभी कभी टाइम बैलेंस इनका गड़बड़ा जाता है। तो इसमें लास्ट टाइम इन्होंने जो रैंकिंग जारी की थी उसमें भारत की रैंक थी 80, और उस समय पर 57 कंट्रीज़ में भारत के वीज़ा के पास पावर थी कि अगर आपके पास भारत का वीज़ा है तो आप 57 कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ रैंकिंग भी बदल गई और ट्रैवलिंग कंट्री के फ्री वीज़ा ट्रैवलिंग कंट्री भी बदल चुकी हैं। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना की स्थिति भारत से अच्छी है। बाकी सभी देश अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे देश जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भारत से खराब है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये जारी करता है हेनले, लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एक कंपनी है हेनले एंड पार्टनर्स की, वो जारी करता है। इसमें जो डेटा है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिया जाता है। वही बताते हैं कि इस देश का जो पासपोर्ट है ये कितने देशों में फ्री वीज़ा आपको ट्रैवल करा सकता है। तो उस डेटा के अनुसार तैयार किया जाता है इस पूरे इंडेक्स को। अब बात करते हैं पहली रैंक पर कौन है। तो पहली रैंक पर इस बार कोई एक देश नहीं है। नॉर्मली आप जापान या सिंगापुर को देखते होंगे कि पहली रैंक पर रहते थे। पिछली बार तो जापान और सिंगापुर ही थे, लेकिन इस बार 194 देशों में इनका आप वीज़ा यूज़ करें और फ्री वीज़ा इनका आप पासपोर्ट यूज़ करें और फ्री वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये देश इस बार 6 हैं, 6। इनका नाम है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। जापान और सिंगापुर तो पहले भी पहली पोजीशन पर थे, लेकिन इस बार ये पहली पोजीशन इन बाकी 4 देशों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर लास्ट पोजीशन पर बात करें तो लास्ट पोजीशन पर अफगानिस्तान है, जिसको 109 रैंकिंग मिली है। ये इसके वीज़ा को, इसके पासपोर्ट को यूज़ करके फ्री वीज़ा ट्रैवल 28 कंट्रीज़ में कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। तो 11 नंबर का इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ। आपको पता है पंजाब के गवर्नर हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ये पंजाब के गवर्नर के साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी, जो कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया और लॉन्च किया गया। और कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। 17 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ और 21 फरवरी को इसका समापन हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है कौन सी? ग्रीस, जिसने अभी रिसेंटली में लीगलाइज कर दिया है गे मैरिज को। तो गे मैरिज मतलब जब पुरुष से शादी करते हैं तो उसको हम गे मैरिज कहते हैं, या महिला से शादी करते हैं तो उसको भी हम गे मैरिज कहते हैं। तो अभी रिसेंटली में जो क्रिश्चियन कंट्री है, मेजॉरिटी में वहाँ पे लोग क्रिश्चियन रहते हैं, तो ग्रीक ने अभी अप्रूव कर दिया है कि हमारे यहाँ पर गे मैरिज की जा सकती है, सेम सेक्स मैरिज की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, उनके पार्लियामेंट ने ये अभी रिसेंटली में अनाउंस किया है। ठीक, आगे बात करें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले ऐसा किया, नीदरलैंड पहली ऐसी कंट्री थी जिसने सेम सेक्स मैरिज को 2001 में यहाँ पर लीगलाइज कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर डेनमार्क ने ऐसा किया 2012 में, और फिर बहुत सारे देशों ने, जैसे बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे देशों ने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव कर दिया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रोड टू हेवन कौन सी? इंडिया में रोड टू हेवन कहाँ पर अवेलेबल है? तो रोड टू हेवन ये अवेलेबल है गुजरात में। आप अगर गुजरात में आपने सुना होगा कि रन ऑफ कच्छ में ही रोड ऑफ हेवन है। उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इस प्रकार से आपको दिखती है, देख पाएंगे, ये इसको रोड ऑफ हेवन कहा गया है। ध्यान रखिएगा। और इसकी बात करें तो ये टोटल 30 किलोमीटर की है, 30 किलोमीटर की है, और ये कनेक्ट करती है खावड़ा से रन ऑफ कच्छ के दोरदो को। किसको? दोरदो को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका अप्रूवल 2019 में दिया गया था
अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, पहली पहली फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल भारत में ऑर्गेनाइज हुआ है और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये हुआ है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। कब से कब तक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? 16 फरवरी से 29 फरवरी को 24 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 9 दिन ये चलेगा। अगर बात करें भारत में बॉलीवुड चलता है, तो बॉलीवुड मतलब फिल्म की एक इंडस्ट्री है। तो अब भारत की तरफ से, भारत में हो रहा है तो किसी ना किसी भारतीय को तो यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया? तो यहाँ पर अनिल कपूर को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, जो कि बॉलीवुड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। वेस्ट बंगाल में ये ऑर्गेनाइज हुई है, इसलिए उसकी बात करते हैं। वेस्ट बंगाल, जिसकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, CV आनंदा बोस यहाँ के गवर्नर और कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। ठीक, यहाँ पर आप अनिल कपूर को देख सकते हैं, जो कि चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस की एक जो फिल्म सेरेमनी थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो इस बार किसको दिया जाएगा? तो 2 लोगों को यहाँ नॉमिनेशन मिला है। एक तो उर्दू पोएट हैं गुलजार साहब और दूसरे संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। कौन? जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो इन दोनों लोगों को यहाँ पर 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिलेगा। गुलजार साहब, आपको पता है कि इन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा किया है। ये उर्दू के बेहतरीन पोएट माने जाते हैं। और रामभद्राचार्य जी की बात करें तो ये आप अभी मैं इनको फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप पहचान जाएंगे। तुलसी पीठ जो कि चित्रकूट में है उसके ये फाउंडर हैं। यहाँ पर आप रामभद्राचार्य जी को देख पाएंगे और ये गुलजार साहब हैं, इनको तो आप जानते होंगे, दोनों को जानते होंगे, दोनों ही फेमस है काफ़ी ज़्यादा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप अभी पहली बार हुआ है कि भारत की महिलाओं ने, भारत की वुमेन्स टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया। कहाँ पर? बैडमिंटन का एशियन टीम चैंपियनशिप हुई है, उसमें भारत की टीम ने यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करते हुए गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। और इससे पहले पुरुषों ने ये कारनामा किया था कि 2016 और 2020 में पुरुषों की टीम इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इस बार भारत की जो बैडमिंटन टीम है उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल ही जीत लिया। इसमें भारत के कुछ प्लेयर बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने किया, उन्होंने लीड किया भारतीय टीम को, जैसे कि PV सिंधु हो गई, त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद हो गई और खरब हो गई। इन्होंने भारत की टीम को यहाँ पर लीड किया था और भारतीय टीम को आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपने सुनी होगी। इसके माध्यम से आप किसी भी पार्टी को चंदा दे सकते हैं, मतलब पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड आप SBI से निकालेंगे और निकालने के बाद किसी भी पार्टी को जाकर कहेंगे ले लीजिए, हमने आपको डोनेट कर दिया। इससे नुकसान ये था कि आपकी आइडेंटिटी लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए मैं X कंपनी हूं और मैंने 3 लाख रुपए लिया, मतलब जो भी कुछ बॉन्ड की कीमत होती है उतनी बॉन्ड का कीमत का बॉन्ड लिया और बॉन्ड लेने के बाद मैंने जाके किसी भी पार्टी को दे दिया, तो उस पार्टी को तो शायद पता होगा कि मतलब मैंने दिया है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोगों को नहीं पता है कि चंदा आ कहाँ से रहा है, कौन दे रहा है, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है बैंक के पास है। बैंक इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। क्यों? जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है इसका ये उल्लंघन करता है। फ्री स्पीच एक्सप्रेशन का, जो कि राइट टू फ्री स्पीच एक्सप्रेशन का उल्लंघन है और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का यहाँ पर प्रावधान है भारत के नागरिकों को, इसका उल्लंघन करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सार्वजनिक नहीं हो रही थी जो भी चंदा दे रहे थे। इसलिए यहाँ पर जो जज थे चीफ जस्टिस दीपक चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा और उनकी जो बेंच है उनके द्वारा इस सहमति जताई गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड
स्कीम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। इसमें सिर्फ जो सत्ता में रहने वाली पार्टी है उनको बेनिफिट मिलता है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिकतर समय आप देख रहे होंगे कि बीजेपी, यहाँ पर ऑरेंज कलर से आपको बीजेपी दिखाया गया है, बाकी दूसरी पार्टीज़ हैं। तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, बीजेपी को लगातार यहाँ पर चंदा प्राप्त हुआ है और पता भी नहीं चल रहा था कि किन किन कंपनीज़ ने कौन कौन सी कंपनीज़ इनको या लोग पर्सनैलिटीज़ इनको चंदा देती हैं। तो इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अब कौन बन गई है? जर्मनी। पहले कौन थी? जापान। जापान कौन से पोजीशन पर आ गई? चौथे पोजीशन पर। जर्मनी तीसरे पर है। पहले दूसरे पर कौन है? पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर जापान है और फिर पांचवें पर भारत है। भारत भी यहाँ पर आगे चल के कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। यहाँ पर जापान की बात हुई कि जापान पीछे हुआ है। तो जापान, जिसकी कैपिटल टोक्यो, एम्परर यहाँ के नारुहितो है, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और जैपनीज येन यहाँ की करेंसी है। तो यहाँ पर जापान या जर्मनी क्यों इनकी पोजीशन बदली है? जापान में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है बहुत समय से और जर्मनी लगातार सिंपल ग्रो कर रहा है जिस तरीके से वो करता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है, तो उनकी जो भी इकोनॉमी है वो श्रिंक कर गई है, जिसकी वजह से जापान को यहाँ बेनिफिट मिल गया और जापान थर्ड पोजीशन पर पहुँच गया है। यहाँ पर आप 5 तक की लिस्ट देख सकते हैं और छठे पर यूके है। ठीक, भारत ने यूके को ही पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बना है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, जो कि उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया था, कब? 2019 में। उसमें यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, इसके माध्यम से जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, उनको 15,000 रुपये एनुअल ग्रांट मिलता था, लेकिन अब इसका ग्रांट बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश की वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नए मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरसीटीसी के कौन बन गए हैं? तो आईआरसीटीसी ये रेलवे की एक सब्सिडरी है, रेलवे के एक सब्सिडरी के रूप में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये आईआरसीटीसी, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये आपने देखा होगा, बहुत सारे जो खाना वगैरह आप कभी ट्रैवल करते होंगे तो उसमें आपने इनके ही लोगों को काम करते हुए देखा होगा, और साथ साथ आपने रेलवे की टिकट बुक की होगी तो भी आप इनको ही देख रहे होंगे। तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा संजय कुमार जैन, इस समय पर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये संजय कुमार जैन की बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इनके पास रेलवे में काम करने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। ये डिविजनल रेलवे मैनेजर मुंबई रहे हैं और भी बहुत इन्होंने पद रेलवे में संभाले हैं। ठीक, ये हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 यूएई दुबई में ऑर्गेनाइज हुई है। ध्यान रखिएगा, दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें गवर्नमेंट्स को किस तरीके से संचालित किया जाए, दुनिया में किस तरीके से मिल के काम किया जाए जिससे कि दुनिया का विकास हो सके, इस पर यहाँ पर चर्चाएँ हुई हैं। इसकी इस बार की थीम शेपिंग गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यूचर रखी गई थी। अब यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नयान और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। करेंसी यहाँ की यूएई दिरहम है। ठीक, आगे बात करें। और भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, आईएसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में जो चार्टेड अकाउंटेंट बनाने वाली संस्था है, मतलब ये एग्ज़ाम लेती है, यही बाद में उनको ट्रेनिंग देती है, अलग अलग जगह भेजकर मतलब इनको किसी कंपनी में इंटर्नशिप करवाती है। तो ये जो कंपनी नहीं, ये एक संस्था है। ये जो संस्था है ये नए इसके प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है रंजीत कुमार अग्रवाल। ये भी एक सीए हैं और अभी रिसेंटली में नए प्रेसिडेंट आईसीएआई के नियुक्त हुए हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली में अपना स्टेट फूड किसको, सॉर लेमन या फिर काजी नींबू को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जीआई टैग है, साथ साथ इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए और इसकी यूनिकनेस को देखते हुए असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा यहाँ पर काजी नींबू को स्टेट फ्रूट घोषित किया गया। ये जो काजी नींबू है इसकी यूनिकनेस, जो यूनिक फ्रेगनेंस है और हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए इसको जीआई टैग भी मिला और अब यहाँ पर स्टेट एनिमल ये घोषित हो चुका है। असम की बात करें तो कैपिटल इसकी दिशपुर है। यहाँ की लैंग्वेज एसमिस, बंगाली और बोडो है और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी ऐसी है जिसने डिक्लेयर किया है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो अब स्टेट में टोटल 4 यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। एक तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, एक मंदासारू और साथ साथ महेंद्रगिरी, उसके बाद गंदा मार्दन। तो ये 4 अब हो चुके हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स उड़ीसा में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसे डेवलप किया गया आईआईटी जम्मू के द्वारा। आईआईटी जम्मू में प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी है, इनके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया और अब यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम को साउंड बेस्ड यहाँ पर तैयार किया गया। माना जा रहा है इसमें लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा लगा है। ठीक, आईआईटी जम्मू में यहाँ पे तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 125 फीट टॉल स्टैचू वीर लचित बरफुकन, इनका स्टैचू कहाँ अनवील किया? तो असम में अनवील किया गया और चीफ मिनिस्टर जो हिमंता बिस्वा शर्मा है उनके द्वारा नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर इनवाइट किया गया था कि इस स्टैचू को आप अनवील करें और 125 फीट ये ऊंचा है। इनकी जो वीरता है, जो ये वीर लचित बरफुकन जी हैं, इनकी वीरता के चर्चे वहाँ पे बहुत चलते हैं असम में। असम के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और वहाँ पे मिलिट्री जीनियस इनको माना जाता है। तो असम की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, इंडिया के मेंस फुटबॉल टीम जो कि अभी रिसेंटली में पिछले 7 साल के अपने रिकॉर्ड में सबसे नीचे पायदान पर आ चुकी है। कितनी पोजीशन पर? तो 15 प्लेस खिसक कर 117वीं रैंक पर भारत यहाँ पर पहुँच चुका है। और अगर पहली पोजीशन पर बात करें तो जो इस बार वर्ल्ड कप जीता था कतर में 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीत दर्ज की थी अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना ही इस समय पर पहली पोजीशन पर है। उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम और ब्राज़ील का नंबर आता है। भारत यहाँ पर 117 पोजीशन पर है। अगर फीफा की बात करें तो यानी इन्फेंटिनो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, 7th इंडिया ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब जो कि इस समय पर भारत के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। इसमें टोटल 40 कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वाटर वॉरियर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन के अंतर्गत वाटर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर दिया है। ये जो वाटर वॉरियर है किस डिपार्टमेंट को मिला है? तो नोएडा को मिला है। नोएडा के बेहतर काम करने के लिए, वाटर को बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, उन्होंने वाटर को रीयूज़ करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स करे। इसको देखते हुए यहाँ पर जो हमारी यूनियन वाटर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पर इनको वाटर वॉरियर से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। गजेंद्र सिंह शेखावत इनके चीफ मिनिस्टर हैं। किनके? तो जो इस समय पर वाटर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं वो उसके यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, सिक्किम गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च किया। इसके माध्यम से क्या होगा, तो सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव जो कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इसे स्टार्ट किया गया है, इसमें कोशिश की जाएगी कि जितनी भी वुमेन हैं, जितने भी यूथ हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, जिससे कि वो इकोनॉमी में अपनी इकोनॉमी साथ साथ अपने राज्य की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। इसीलिए सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च किया गया और ये कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक के साथ इसे शुरू किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली में श्री कल्की धाम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा। श्री कल्की धाम टेम्पल का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ, उत्तर प्रदेश में रखा गया। उत्तर प्रदेश में संभल एक जगह है, वहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित टेम्पल होगा, मंदिर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कौन जीत चुके हैं। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कौन, ब्राबोवो सुबियांतो जीत चुके हैं। कौन, ब्राबोवो सुबियांतो, इनके द्वारा यहाँ पर इसको जीत लिया गया। ये अगले अब प्रेसिडेंट होंगे इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इसकी कैपिटल है। इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ अफ्रीकन कंट्री है मेडागास्कर। इसने रिसेंटली में जो रेप वगैरह करते हैं उनको केमिकल या सर्जरी के माध्यम से रेपिस्ट को यहाँ पर मतलब उनके हार्मोन्स को डिक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब उनको, पुरुष अगर वो है तो उनके जो भी टेस्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि उनके जो ये हार्मोन्स बनते हैं, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेंस के जो हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन उनको कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बनता है हमारे टेस्टिकल से, तो टेस्टिकल को ही रिमूव कर दिया जाएगा। तो पुरुषों के इस हार्मोन को जहाँ से रिलीज़ किया होता है उसको ही हटा दिया जाएगा। मतलब उनको एक तरह से, अगर सिंपल भाषा में कहें तो उनको मतलब कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस पोजीशन में कि वो आगे चल के मतलब किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, कि हार्मोन्स ही काम नहीं करेंगे। तो ये अभी मेडागास्कर ने ऐसा लॉ बनाया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेडागास्कर अभी ऐसा कंट्री बना है, इसीलिए अभी चर्चाओं में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अभी एक अपने रॉकेट का नाम नॉटी बॉय से डिसिप्लिन बॉय कर दिया। नॉटी बॉय मतलब काम जब होता था तो कभी करता था, कभी नहीं करता था, तो इसलिए नॉटी बॉय। लेकिन अब क्या है, कई बार से उसको टेस्ट जब किया जा रहा है तो लगातार अपने डिसिप्लिन से अपना बेहतर काम कर रहा है, अपना सही रिजल्ट दे रहा है, इसलिए इस रॉकेट का नाम अब नॉटी बॉय से डिसिप्लिन बॉय हो चुका है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। तो ये जो रॉकेट है इसका नाम है GSLV F-14। किसका, GSLV F-14, जो कि एक मिशन इनसेट 3DS को यहाँ पर लॉन्च करते समय अपनी एक्यूरेसी की वजह से इसका नाम ऐसा किया गया। अब बात करें, जो ये इनसेट है, ये एक मौसम से रिलेटेड एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जो कि वेदर की जानकारी भारत को यहाँ पर देगा। और ये इसी रॉकेट नॉटी बॉय जिसको कहा जा रहा था GSLV F-14, अब इसको इसी लॉन्चिंग के बाद से डिसिप्लिन्ड बॉय कहा जाने लग गया। इसरो की बात करें तो ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसे फाउंड किया गया था। एस सोमनाथ जी इस समय पर इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट आइकन पंजाब का, जो अभी पंजाब में इलेक्शन होना है, पंजाब के पूरे भारत में ही इलेक्शन होना है, लोकसभा का चुनाव, तो उसमें पंजाब के लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी, लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप आके बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, वोटिंग में भाग लें। तो अब पंजाब के लिए स्टेट आइकन के रूप में किसे बना दिया गया, तो शुभमन गिल, जो कि पंजाब के ही निवासी हैं और पिछले साल इन्होंने क्रिकेट में अपना बहुत बेहतरीन करियर शुरू किया है। तो पंजाब के रहने वाले शुभमन गिल को यहाँ पर यंग इंडियन क्रिकेटर है, इनको यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए स्टेट आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक, आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन, रिसेंटली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत और फ्रांस के कोलेबोरेशन से स्टार्ट किया गया था 2015 में, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में अवेलेबल है, गुरुग्राम हरियाणा में। और अभी रिसेंटली में इसको नए मेंबर जुड़ा है माल्टा भी रिसेंटली में इसमें इंक्लूड हुआ। और ध्यान रखिएगा भारत से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? तो अभी रिसेंटली में उड़ीसा में एक संभलपुर जगह है जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन उड़ीसा संभलपुर में किया गया। फर्स्ट इंडियाज स्किल इंडिया सेंटर। बाद में इसे और भी दूसरी जगह इसे इनॉग्रेट किया जाएगा, जैसे अंगुल, बद्राक और भी तलचर, दियोघर आदि जगह पर इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली में संभलपुर में इसे किया गया और ये अभी तक भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शांति प्रयास 4 नाम की एक्सरसाइज कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो शांति प्रयास 4 जो कि नेपाल में ऑर्गेनाइज हुई है और शांति प्रयास में 19 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, इंक्लूडेड भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान को इंक्लूड करके टोटल 19 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं नेपाल के प्रचंड, जिनका नाम पुष्प कमल दहल है, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फोर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टेट फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन बना जो कि 100% जिसने हर घर जल के तहत जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचा दिया है, मतलब हर घर में टैब लगवा दिए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश पहला यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है जिसने ऐसा कारनामा किया है। अगर पूरे भारत में राज्यों की बात करें तो उसमें 10वीं रैंक पर आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट आते हैं। उन 8 स्टेट्स में से पहली पोजीशन पर अरुणाचल प्रदेश रहा, जिसने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में जल का टैब, जल की कनेक्शन पहुंचा दिया है। और अभी रिसेंटली में सरकार का भी ये मानना है कि 2024 तक सबके घरों में, 2024 के अंत तक सबके घरों में टैब के कनेक्शन पहुंचा दिए जाए, गांव-गांव में, शहर में तो है ही, गांव में। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश पहला बना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तो अभी रिसेंटली में जो फेमस जैन संत थे आचार्य विद्यासागर महाराज, इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। और इनकी बात करें तो कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था और ये छत्तीसगढ़ में बाद में इन्होंने अपना जितना भी कार्य था वो किया और वहीं पर इनका निधन हुआ है। तो जैन संत विद्यासागर महाराज, जिनका रिसेंटली में निधन हो गया, ये कर्नाटका में जन्मे थे। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हम 20 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इसे 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया। 2008 में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया। तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉइल हेल्थ कार्ड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि 19 फरवरी 2015 को ही भारत के प्रधानमंत्री ने सिरोही राजस्थान में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था। इसीलिए 19 फरवरी को ही हम सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें सॉइल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए उनका टेस्ट वगैरह जो भी होता है वो किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है इस स्कीम के माध्यम से। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे हम 15 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अगर वर्ल्ड कैंसर डे हम पूछे तो 4 फरवरी को ऑब्जर्व होता है, लेकिन इंटरनेशनल चाइल्ड अगर लग जाएगा तो ध्यान रखिएगा चाइल्ड कैंसर डे 15 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।